हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे अशेष चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एस्से राइटिंग पर। आप एस्से जो है यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या कोई भी अदर कंपटीशन हो, तो उसमें एस्से राइटिंग के लिए मार्क्स अच्छे दिए जाते हैं। और एक ऐसा सेक्शन होता है जहां पे आपने अगर अच्छे मार्क्स लाए तो आपके जो सिलेक्शन की संभावना तो बढ़ती ही है, साथ साथ आप देखेंगे कि जो आपकी रैंकिंग है वो बहुत अच्छी होती है। तो सबसे पहले जो सवाल उठता है कि जो एस्से है हमारा, आप देखिए कि सिलेबस तो आपने देखा होगा। यूपीएससी का जो सिलेबस देखेंगे तो उसमें जो है 250 नंबर का एस्से का पेपर होता है हमारा, और उसमें 2 एस्से कहा जाता है। तो इसमें देखेंगे कि आप अगर उसके देखेंगे किस प्रकार का एस्से पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ एस्सेज देखेंगे तो ज्यादातर जो है पूछा जाता है आपका एनालिटिकल टाइप का, एब्स्ट्रैक्ट टाइप का, फिलोसफिकल टाइप के एस्सेज का ज्यादा अब जो है रेशियो बढ़ रहा है धीरे धीरे। अगर आपने पिछले के जितने सालों को अगर देखा होगा तो धीरे धीरे देखेंगे यूपीएससी जो है वो उस टाइप के एस्सेज को बहुत ज्यादा पूछती है, जो रिफ्लेक्टिव एस्से भी कहलाता है। और यहाँ पर जो संभावना होती है कि एक जो विशेष रूप से आपके नॉलेज की आवश्यकता तो होती ही है, साथ साथ होती है कि आपका जो कितना वैरायटी रेंज है, मतलब आपका रेंज कितना है, कल्पना शक्ति को आप कितना बढ़ा सकते हैं, आपकी सोच का दायरा आपका कितना बड़ा है, आपका जो विविधता है सोच में, जो कहते हैं कि हमारे अंदर कितनी तरह से हम सोच सकते हैं एक सब्जेक्ट पे, ये दर्शाता है आपका रिफ्लेक्टिव एस्से। तो आप देखेंगे कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग लिखना और समझना सीखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है और एस्से क्या होता है, और जो है हम एस्से को कैसे समझें कि किस तरह का एस्से है वो, और धीरे धीरे आप एक कला जो है लिखने की कला को कैसे डेवलप करें। फिर बीपीएससी के पेपर में आप देखेंगे कि यहाँ पे 300 नंबर का होता है एस्से, और यहाँ पे 3 एस्से पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है एक एस्से, 2 एस्से में बहुत ज्यादा, मतलब एक फिलोसफिकल टाइप का हो गया, एक जनरल टाइप का हो गया, और जो तीसरा एस्से होता है ये लोकल प्रोवर्ब पे पूछा जाता है, जो कि कहावतें हैं, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। तो ये जो है किस प्रकार का प्रोवर्ब है ये हम देखेंगे कि कैसे बीपीएससी ने पिछले 2 सालों में पूछा है। तो इस टाइप से आप देखेंगे तो आप डिवाइड कर सकते हैं एस्से के कैटेगरी को और एस्से को समझ सकते हैं। अब देखिए कि वेटेज, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्यों इंपॉर्टेंस ज्यादा है इसका? इसलिए क्योंकि आप 250 का एक पेपर जीएस का होता है, आपको पता है कि 4 पेपर होता है और 250 नंबर के होते हैं। तो यहाँ पे एक आपका एस्से का पेपर 250 का है, सिर्फ 2 एस्से लिखने हैं, और उसमें से आपको 250 मार्क्स में से आप देखेंगे कि एक अच्छा स्कोर 125 से लेकर 160 तक आप ला सकते हैं। ये रेंज है इसका। और आपको पता है कि हम जीएस के पेपर में बहुत मेहनत कर लें तब भी जो हमारा एक मैक्सिमम मार्क्स जाता है तो 125, अच्छे मार्क्स में 125 और 130 जो है बहुत अच्छा करने वाले को ये मार्क्स मिलता है। लेकिन आप यहाँ पे एक वेटेज ले सकते हैं। अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन सीरियसली कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा वेटेज यहाँ पर ले सकते हैं, और आपकी रैंकिंग बहुत अच्छी हो सकती है इससे। और लिखना भी आसान है। अगर आपने एस्से को समझ लिया तो एस्से जो है बहुत ही आसान है लिखना। और नहीं तो आपको पता है कि यहाँ पे रेंज जो है, अगर यूपीएससी का रेंज देखेंगे तो 0 मार्क्स भी मिलते हैं एस्से में। ये 0 मार्क्स मिलता है और 20-25 मार्क्स भी दे देते हैं। आप सोच लीजिए कि ये भी रेंज है यहाँ पे, क्योंकि हम बहुत कुछ ऐसा ड्रास्टिक लिखते हैं, कुछ ऐसा गलत करके आते हैं, कुछ ऐसी नेगेटिविटी डाल के आते हैं जिसके कारण हमारे मार्क्स जो है बिल्कुल वो लगता है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो एक संतुलित एस्से हमको लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि आपका जो विचार है वो किसी अतिवादी दृष्टिकोण पर नहीं हो, आपके जो विचार हैं वो एक संतुलन दृष्टिकोण को लेकर चलता हो, आपका नजरिया किसी के प्रति देखने का कैसा है, किसी सब्जेक्ट के प्रति पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इन सब एस्पेक्ट को आपको एस्से में देखा जाता है, क्योंकि ओवरऑल आप देखेंगे तो आपके पूरे व्यक्तित्व का एक तरह से देखेंगे परीक्षण हो जाता है यहाँ पे कि आप 1000 से 1200 शब्द लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके एक व्यक्तित्व का झलक मिलने लग जाता है। जो पढ़ते हैं पाठक, उनको मिलने लगता है कि आप जो है किस प्रकार के व्यक्ति हैं और आप एक एडमिनिस्ट्रेशन में आके कैसा काम
कर सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि एस्से को इतना महत्व दिया गया है और एस्से जो है एक तरह से आपका बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। इसी तरह से बीपीएससी में भी आप देखेंगे पिछले 2 सालों से 300 नंबर का एस्से पूछा जा रहा है और एस्से को यहाँ भी बहुत ज्यादा वेटेज दिया गया। 300 आपको पता है कि बीपीएससी में जो है जीएस के 2 पेपर होते हैं जो 300 के होते हैं और 300 का एस्से होता है। आप सोचिए कि ऑप्शनल को हटा दिया गया है और ऑप्शनल को हटा के यहाँ पे बीपीएससी में एस्से को इतना वेटेज दिया गया है। इसके पीछे कुछ तो आपका थिंकिंग रहा होगा ना, जो पेपर सेट कर रहे हैं उनके मन में कुछ तो थिंकिंग रहा होगा कि क्यों हम एस्से डाल रहे हैं। तो इस जो भी एग्जामिनेशन का जो मतलब पैटर्न सेट करते हैं वो बड़े बड़े लोग होते हैं जो बदलते सिनेरियो को देखते हैं, वो समाज की चीजों को देखते हैं कि हम जो है एक अच्छा से अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर कैसे ले आ पाए, उसमें आखिर क्या गुण होने चाहिए जिसके कारण जो है एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो। तो इस पे हमेशा आप रिसर्च होता रहता है कि हम क्या जोड़ें, कैसे जोड़ें और किस प्रकार से हम यहाँ पे एक संतुलित व्यक्ति को लाएं ताकि एक ऐसा डिसीजन ले पाए जो कि बहुत ज्यादा सोसाइटी के अगेंस्ट ना हो, ना बहुत ज्यादा ऐसा हो कि इतना रेडिकल हो कि सब चीजें मतलब तोड़ दे, या फिर ऐसा ले लें कि नेगेटिव हो कि बिल्कुल वो नेगेटिव सोचता है, या पक्षपात पूर्ण हो, बायसनेस हो उसके अंदर। ये सब चीजें आपको कौन बता देता है? एस्से। क्योंकि जब आप आंसर लिखते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होता है कि आप मतलब बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है कि आप शब्द लिख सकते हैं, टू द पॉइंट लिखना होता है, तो आपके व्यक्तित्व को बहुत ज्यादा उस आंसर से नहीं पहचाना जा सकता है ना। तो यहाँ पे इसलिए जो है आपको ये डाला गया है कि एस्से का पेपर इतना इंपॉर्टेंट है। तो अब एस्से का उद्भव कहाँ से हुआ, एस्से का क्या मतलब है, इन सब चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि एस्से जो है ये क्या होता है, जहां से हम लोग को शुरू करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि एस्से क्या है। एक राइटिंग स्टाइल है, विधा है। जैसे कि आप देखते हैं कि उपन्यास है, आप कहानियां पढ़ते हैं, आप फिल्म देखते हैं, है ना। तो ये सब चीजें क्या है, एक स्टाइल ऑफ राइटिंग है जो कि बताता है कि किस तरह से हम लिख पाते हैं चीजों को, किस तरह से अपने विचार को हम दे पाते हैं, अपनी कल्पनाओं का सही जोड़ के किस तरह से यथार्थ को हम प्रस्तुत कर पाते हैं। आप देखेंगे कि आपको ज्यादातर फिल्में कौन सी अच्छी लगती हैं? जिनकी प्लॉटिंग बहुत अच्छी होती है, कहानी अच्छी हो लेकिन वो कसी हुई हो, आपका एक एक पंक्ति एक एक चीज से जुड़ा हुआ हो, तो चाहे कहानी हो या फिर आपका उपन्यास हो, आपको ऐसा लगेगा कि हम उसको पढ़ते जाएं और लोग डूब जाते हैं और उसके बाद उससे लगता है कि नहीं, ये जो है हमने यहाँ पे आपको मतलब पढ़ने के लिए प्रेरित करें, आपको मोटिवेट करें कि आप पढ़िए। और जब आप पढ़ना शुरू करें तो आप ऐसा लगे कि नहीं, मुझे पढ़ते जाना है। तो जस्ट लाइक एस्से है आपका, ये भी एक विधा है राइटिंग की। लेकिन एस्से और इसमें क्या फर्क है, आप देखिए। जो एस्से होता है और जो कहानी है, मतलब स्टोरी है, उपन्यास है, इस सब में क्या फर्क है? यहाँ पे आपके लिए क्या है कि पात्र होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, उसके माध्यम से आप चीजों को कहलवा लेते हैं। लेकिन एस्से में आपको कोई पात्र नहीं है, आपको अपने विचारों को 1000 से लेकर 1200 शब्दों में लिखना। सिर्फ वो एक केंद्र विचार दिया गया है, एक आपको हेडिंग दी गई है, शीर्षक दिया गया है, जिसमें कि आपको 1000 से लेकर 1200 तक शब्द लिखने हैं। तो आपने कभी सोचा है कि इसके बाद जो चीजें शुरू होती हैं कि लगता है कि मतलब 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे एस्से में। ऐसा लगा जैसे किसी को लगा कि हम बचपन से ही चीजों को लिख रहे हैं, 1000-2000 शब्द लिखना उनके लिए बहुत आसान होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कलम पकड़ी और वो आगे नहीं बढ़ पाते। ये तो एक नॉर्मल कंडीशन है कि हम कैसे एस्से को देखते हैं। अब कैसा लिखा नहीं लिखा ये दूसरी बात है, लेकिन किसी सब्जेक्ट को देख के आप उस पर कितना वर्ड सोच पा रहे हैं, कितना लिख पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, ये पहली आपकी सीढ़ी होती है जहां से भी आपका एस्से राइटिंग का शुरुआत होता है। तो अगर आपको लगता है कि हम किसी भी सब्जेक्ट पे 1000 से 1200 तक शब्द लिखने के लिए हम तैयार हैं, तो पहले आप उसको लिखिए, उसको लिख के देखिए और उसको चेक करवाइए, अपना इवैल्यूएशन कीजिए कि हम जो लिख रहे हैं वो हम
सही लिख रहे हैं या फिर हमारे में क्या सुधार की जरूरत है। क्योंकि आप अचानक से एग्जामिनेशन हॉल में जाके अगर उसे लिखना शुरू करेंगे तो आप बहुत अच्छा इससे कभी नहीं लिख पाएंगे। मानिए आप इस बात को कि जिनको भी लगता है कि हम बहुत अच्छा लिखते हैं उनको एक बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, इवेल्युएशन करवानी चाहिए, और हो सकता है कि आप बहुत अच्छा लिखते हो लेकिन उसमें और सुधार की जो गुंजाइश है वो आपको समझ में आएगा और आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो ये काम जरूर कीजिए। जो दूसरी कैटेगरी है जिनको लगता है कि हम ऐसे जो है लिख ही नहीं सकते हैं, वो 100 वर्ड से 200 वर्ड मतलब क्या ना 500 वर्ड में जाके रुक जाएंगे, उनसे समझ में नहीं आएगा। तो उनको सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए किसी भी एक टॉपिक को हम जो है कितना एलिब्रेट कर सकते हैं, कितना हम उसको सोच सकते हैं, उसमें हम कितनी चीजों का इनपुट डाल सकते हैं। सोसाइटी से जोड़ सकते हैं, इकोनॉमी से जोड़ सकते हैं, इन्वायरमेंट से जोड़ सकते हैं, है ना, एथिक्स से जोड़ सकते हैं, हिस्ट्री से जोड़ सकते हैं। तो कितने डायमेंशंस को हम खोल सकते हैं। पहले उनको डायमेंशन पे जो यहाँ रुक जाते हैं उनको पहले डायमेंशन पे वर्क करना चाहिए कि हमारे पास जैसे जीएस का पेपर है तो जीएस में आपको हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, उसके इकोनॉमी पढ़ना है, करंट पढ़ना है, एथिक्स पढ़ना है। तो ये सब जो लाइन ऑफ एरिया है मतलब आप उस सब में कितना आप सब्जेक्ट से जीएस से उसको जोड़ के देख पाते हैं। तो एक बार अपने विचारों को देखिए, अपना सोचिए, एक लिख लीजिए कोई भी ऐसे जो आपको सबसे आसान लगता हो उसको लिखिए और उसमें देखिए कि डायमेंशन हम किस किस पर कितना सोच पा रहे हैं। तो धीरे धीरे आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हम भी उसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो ऐसा लगेगा कि आपको ऐसा लगता होगा कि हम एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो लिखा जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको महीने में कम से कम एक ऐसे जरूर लिखना चाहिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। वैसे तो आपको 2 ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन जो नहीं लिखते हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ एक ऐसे का प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। किसी अच्छे टीचर से इवेल्युएट जरूर करवाना चाहिए। उसके बाद जो आपको बताए कि इसमें ये सुधार की जरूरत है, इसमें ये आप गलत लिखे हैं या फिर यहाँ पे डायमेंशन गलत मतलब गलत दिशा में चला गया है आपका जो ऐसे है, तो आप उसको जो है धीरे धीरे आप उस लाइन पे सुधार करने की कोशिश कीजिए। ओवरऑल ये राइटिंग है, आपको 1000 से 1200 शब्द लिखने हैं और शब्द की जो सीमा है ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी लिख दिया, कोई कहानी लिख दी, ऐसा नहीं है, बल्कि आपको एक संतुलित लिखना है, एक बैलेंस लिखना है, सारे डायरेक्शन को खोलना है, सारे डायमेंशन को बताना है और आपका जो दृष्टिकोण है वह भी आपका क्लियर होना चाहिए। तो इन सब चीजों का आपको जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं उस समय से आपको यहाँ पे ध्यान देनी चाहिए और कभी भी आप इसको ये मत करके जाए कि हमारा ऐसे पेपर है तो बचपन से लिखा है हमने तो ये कर लेंगे। इस तरह का आप विचार अपने मन में कभी ना पालें और तैयारी जो है एक सही रास्ते में शुरू करें। अब देखते हैं हम लोग कि इससे जो है क्या होता है। तो आप समझ गए होंगे ये क्या बताता है। एक तो आपका तार्किक दृष्टिकोण होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, इसमें व्यापक भी होना चाहिए। व्यापक मीन्स जितने डायमेंशन आप खोल सकते हैं, जितने विचारों को आप बता सकते हैं, और दूसरी गहराई भी होनी चाहिए। तब आप देखेंगे कि आपके ओवरऑल एक तरह से पर्सनैलिटी का कहीं ना कहीं इसमें एक तरह से आ जाता है, सोच आ जाती है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, आप किस डायरेक्शन में सोचते हैं। अब इसको जैसे एक एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कि आ गया महिला सशक्तिकरण पे निबंध और आप लोगों को पता है कि हम लोग पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, तो बहुत लोगों का माइंडसेट होता है कि फीमेल के साथ जो हो रहा है ये फीमेल के कारण ही हो रहा है। आप देखेंगे जितनी घटनाएं घटती हैं तो ये कहा जाता है, बड़े बड़े हमारे कभी कभी लोग बोल देते हैं सोसाइटी में कि जो महिलाएं हैं उनके कपड़ों के कारण इस प्रकार की चीजें होती हैं, तो महिलाओं में सुधार करनी चाहिए। अगर मान लीजिए हम इस प्रकार के व्यक्ति हैं और इस तरह का हमारा दृष्टिकोण है, तो यकीन मानिए आप यूपीएससी में या फिर एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आप कैसा डिसीजन लेंगे। आप हमेशा ये सोचेंगे, बायस्ड होके सोचेंगे कि नहीं फीमेल्स जो है ये इनके कारण ही सारी घटनाएं होती हैं। लेकिन अगर एक बैलेंस सोचने वाला है तो ये हमेशा सोसाइटी को वैसे देखेगा कि हम लोगों का जो अपब्रिंगिंग होता है कैसे होता है, हमारे अंदर जितनी चीजें बनी हैं, हम जैसे व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं हमारे घर से लेके पूरा एनवायरमेंट का, पूरे वातावरण का एक प्रभाव होता है। तो वो उस चीज को जोड़ना शुरू करेगा कि नहीं, अपने घर से देखेगा, सोसाइटी में देखेगा, स्कूल्स में देखेंगे, कॉलेजेस में देखेंगे कि क्या ऐसा सच में है, क्या फीमेल्स को सोचने की आजादी नहीं होनी चाहिए,
क्या कपड़े पहनने का पाबंदी सोसाइटी तय करेगा कि हम क्या पहने, क्या हम क्या खाएं? ये क्या एक सिविल सोसाइटी के लिए ये मान्य है कि वो क्या पहने, वो क्या खाए? इस प्रकार के विचार आपके मन में आने चाहिए कि इकोनॉमिक रूप से उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकली उनको जो है रिजर्वेशन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो इन सब विचारों पर आपका एक मंथन होना चाहिए और समाज को देखने का नजरिया जो है संतुलित होना चाहिए। इट्स मे बी ऐसा लग सकता है आपको कि नहीं इसी कारण ऐसा होता है, लेकिन आप जब सोचेंगे, इस मुद्दे को गहराई से सोचेंगे, तो आपको पता चलेगा कि नहीं ये हमारे अपब्रिंगिंग के कारण ऐसा हमारे अंदर आया है, या फिर सोसाइटी को देखने का जो नजरिया है हमने किसी ने उधार लिया है किसी से, आपके अपने विचार नहीं है। एक कहता है कि मैन जो है, एक जो होते हैं ये रैशनल प्राणी। रैशनल मीन्स क्या होता है? एक विवेकशील प्राणी होता है। विवेक का मतलब क्या हुआ कि आपको सोसाइटी ने क्या दिया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपने क्या समझा उससे, आपका अंतर्ज्ञान क्या कहता है, आपका मन क्या कहता है, आपने इसमें कितनी गहराई से विचार किया है कि क्या चीजें ये चल रही हैं, ये अच्छी बात है अगर बोला जाए। और सोसाइटी निरंतर अपने आप को चेंज करती है। सोसाइटी में आप देखेंगे समय है और स्थान है, उसके हिसाब से आपका एथिक्स, वैल्यूज, मूल्य ये सारे चेंज भी होते हैं। जैसे मान लीजिए कि फीमेल्स के साथ पहले सती प्रथा में महिलाओं को जला दिया जाता था। जब हस्बैंड की डेथ होती थी तो उन्हें जबरदस्ती किसी भी तरह से सोसाइटी इस चीज को मानती थी कि उनको मतलब उनके साथ खत्म हो जाना चाहिए। तो आपको ये लगेगा कि अभी हम लोग सोचते हैं कि ये गलत है सोसाइटी के लिए, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जिंदा आदमी को आप कैसे जला सकते हो। लेकिन उस समय का आप सोसाइटी का माइंड से सोचिए, तो उस समय लोग इस चीज को बिल्कुल सही मानते थे, तभी तो ये काम करते थे। जब तक हम किसी चीज को सही नहीं मानते हैं तब तक हम उस काम को कैसे करेंगे। और सोसाइटी का हर आदमी इस चीज को सही मानता था कि नहीं ये फीमेल के साथ जो है होना चाहिए, क्योंकि ये महिलाएं जो है अब अकेले कैसे जिएंगी। और पतिव्रता का एक जो कॉन्सेप्ट ऐसा था कि आप सती बना दिया। तो आप देखेंगे उस समय राजा राम मोहन राय, उस समय देखेंगे कि जो उस तरह के जो समाज सुधारक आए, उनके मन में इस तरह के विचार क्यों आए? क्यों? क्योंकि दूसरी सोसाइटी की भी चीजों को उन्होंने पढ़ा, उन्होंने खुद से सोचा इस चीज को कि नहीं ऐसा जो है ये समाज के लिए गलत है। तब हमने अपने आप को चेंज करना शुरू किया, उस तरह से लॉ बनना शुरू हुआ। तो ये जो है एक प्रोसेस है, समाज का डेवलपमेंट एक प्रोसेस है। और हम सोसाइटी के किस हिस्से में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, और हम किस देश में रह रहे हैं, किस स्थान पे रह रहे हैं, ये हमारी चीजें उसी से प्रभावित होती है। लेकिन एक संतुलित व्यक्ति कौन होगा? एक संतुलित व्यक्ति वही होगा जो चीजों को गहराई से देखेगा और समझेगा कि क्या ऐसा सही है किसी के साथ गलत किया जाना, किसी को जबरदस्ती जला दिया जाना, या फिर जो कहते हैं लड़कियां पैदा होती हैं तो उनको जला मतलब मार दिया जाता है, तो ये कहाँ से सही है? तो ये सब जो प्रश्न आपके मन में आना चाहिए। और महिला सशक्तिकरण पे ऐसा ना हो कि आप बायस्ड होके लाइन लिख दे कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, श्रद्धा हो। ये लाइंस पहले कहे जाते थे। आपको पता है कि बहुत फेमस पंक्ति है जयशंकर प्रसाद जी की, कामायनी की। तो ठीक है, एक पक्ष हो सकता है कि उनमें ममता है, प्रेम है, श्रद्धा है, वो ठीक है, लेकिन एक फीमेल को व्यक्ति के रूप में नहीं होना चाहिए, व्यक्तित्व तो उसका नहीं होना चाहिए। इस पर आपको विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। और आपको लगता है कि कहीं आप बायस्ड हैं तो इस चीज को अपने अंदर से हटाना चाहिए। मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपका कि कैसे हम सोसाइटी से चीजों को देख के सीख के कर सकते हैं, और बाकी जो है आप जब हम एस्से लिखेंगे तो आपको बताएंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो एस्से है वो आपका क्या है। तो ये एस्से जो है बहुत ज्यादा आपके विचार को जो है, मैंने कहा कि 2-3 चीजें होनी चाहिए एस्से में। सबसे पहले क्या होना चाहिए आपका, आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं, एक तो आपका यहाँ पे केंद्रीय सब्जेक्ट होता है, एक जो है सेंट्रल थीम होता है। मतलब जब भी आप देखेंगे तो एक ऐसे आप उठाएंगे तो उसमें कोई ना कोई जो है एक सेंट्रल थीम होती है। जैसे कि आप देखिए एक ऐसे पूछा गया था कि हर भटकने वाले, यूपीएससी में जो पिछले साल क्वेश्चन पूछा था, नॉट ऑल हु वॉन्डर आर लॉस्ट। जो सभी भटकने वाले होते हैं गुम नहीं होते हैं। तो एक क्या है, आपको एक थीम दिया गया है कि सब भटकने वाले जो है गुम नहीं होते, लॉस्ट नहीं होते।
इसी तरह से आप देखेंगे बीपीएससी में पूछा गया था, एक जो लोकल कहावत था, मूस मुटई है लोहा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है। तो आप देखेंगे कि एक सेंट्रल आपको थीम दिया गया, एक सब्जेक्ट दिया गया, आप उसमें जो है आपको क्या करना है, अपने विचारों को देखना है कि कैसे आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग जो कहते हैं, कि किस तरह से आपको कितने डायरेक्शन में आप सोच पाते हो, कितने तरह के आप जो है यहाँ पे डायमेंशन खोल पाते हो। तो हम जो है सबसे पहले जब देखते हैं एस्से को, तो सबसे पहले हम उसके जो मेन थीम है उसको देखना इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपके उसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट है, और जब हम लिखना शुरू करते हैं तो एक सुव्यवस्थित होना चाहिए। अब मान लीजिए कि एक रूम है, एक घर है, गए तो सामान यहाँ, सोफा वहां होना चाहिए लेकिन सोफा यहाँ है, पलंग वहां पे है, उसके बाद आपको सब कुछ बिखरा बिखरा बिखरा, किताबें बिखरी हुई हैं, ये बिखरी हुई हैं, तो कैसा लगेगा आपको कि बिल्कुल ये जो है ऑर्डर में नहीं है कोई चीज, एक मतलब ऐसा लगे कि मिस किया हुआ है हर चीज को। चाहे खाना ही बना रहा है, कोई अच्छा खाना बनाता है तो खाना के हर चीज को जो हम कहते हैं कि उसको कैसा वे ऑफ जो उनको देने का तरीका कैसा है, तो उसके आधार पे भी आप देखते हैं कि अच्छा ये जो है कैसा ये व्यक्ति होगा, उससे आप बहुत चीज उसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। उस घर में जाएंगे, उस व्यक्ति के रहने का तरीका देखेंगे, उसके खाने का तरीका, उसके सामान रखने का तरीका, तो आपको लगेगा कि बहुत अरेंज्ड है, ये बहुत चीजों को सोचता है, बहुत अच्छे से उसको अरेंज करता है। तो आपको इस तरह से जो है यहाँ पे जो ऐसे होता है, यहाँ पे भी आपको एक व्यवस्थित देना है। ये नहीं कि हमने कुछ भी लिखा, एक लाइन कुछ लिखा, दूसरा आपको पता ही नहीं चले कि हम क्या लिखना चाहते थे, दूसरा कहाँ जुड़ गया, तीसरा कहाँ जुड़ गया। तो ये नहीं होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। पहला सेंटेंस लिखा, उससे जुड़ा दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके अगर आपने लिखा अरेंज वे में एकदम सुव्यवस्थित ढंग से, तो जो पढ़ने वाला है ना उसकी रोचकता बढ़ जाएगी, उसको लगेगा कि अरे क्या बात है, ये बंदा कितना अच्छा लिखता है, तो आप में इंटरेस्ट जगेगा और वो आगे पढ़ना शुरू करेगा। दूसरी बात क्या है, आपका क्रमबद्ध हो। क्रमबद्ध मतलब क्या हुआ आपका, जैसे अगर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसा नहीं कि पहले हमने चौथा को उठा के लिख दिया फिर एक को जाके वहां लिख दिया। कहने का मतलब ये है कि आपने निबंध लिखा तो निष्कर्ष में जो आपको पहले लिखना था, आपको इंट्रोडक्शन में, उसने आपने जाके वहां पे कंक्लूजन में लिख दिया। तो ये गलती नहीं करनी है, क्रमबद्धता होनी चाहिए। फिर क्या होनी चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए। व्यापकता कैसे आएगी आपकी, जब आपके डायमेंशंस बहुत सारे होंगे। ऐसा नहीं कि यूनि डायरेक्शन में आप जाके निबंध लिख पा रहे हैं, कितना व्यापक तरीके से, कितना दूर तक आप चीजों को सोच पाते हैं, समझ पाते हैं। एक किसी भी फीमेल को लेके या फिर किसी भी चीज को, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उसमें आपका जो है डायमेंशन कितना खोल सकते हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, हिस्टोरिकल, जितना पर्सपेक्टिव आप देख सकते हैं उतना आपको देखेंगे उसमें। और ये जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है गहराई। अब ये भी ना हो कि छिछला हो जाए, कि मतलब ऐसा लगे कि हाँ मतलब हमें लिख दिया है बस पढ़ना है, मतलब ये होता है कि गहराई कैसे आएगी। मान लीजिए आपने कोई निबंध लिखा है तो उसमें जो फैक्ट्स डालेंगे, सिर्फ ऐसा नहीं लगे कि हवा हवाई विचारों से, सिर्फ कल्पनाओं से आपने उसको लिख दिया है। व्यापक है, आपके बहुत अच्छी कल्पना शक्ति है, आपकी बहुत अच्छी थिंकिंग पावर है, आपने पूरा एकदम अच्छे से जोड़ दिया, लेकिन उसके पीछे का आपने रैशनल चीज नहीं दिया। जो आपके डेटा है, जो आपका जो कहते हैं आपका डेटा है, जो आंकड़ा होना चाहिए आपको देना चाहिए, जिस प्रकार की मान लीजिए कोई पेपर में इस तरह का है, कोई तथ्य है, तो आपको बिना तथ्य का आप देंगे तो इसकी जो व्यापकता है वो गड़बड़ हो जाएगी। तो तथ्य भी थोड़े होने चाहिए, थोड़े आंकड़े भी होने चाहिए, तो उस चीज से संबंधित आपको लगे कि फैक्ट्स है उसमें, तब जाके उसमें गहराई आती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जब इसे लिखेंगे आप तो रोचकता बढ़ेगी, रोचक भी होनी चाहिए, आपकी राइटिंग स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, आपका जो भाषा है, जिस भाषा में, हिंदी हो या इंग्लिश हो, जिस भाषा में आप लिख रहे हैं उसमें आपने शब्द का जो चयन किया है वो काफी सरल है, काफी सहज है, और जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी वो मतलब सीधा वो पाठक के हृदय तक जाता है। ऐसा नहीं लगे कि हमने ऊपर से कुछ भी लिख दिया है। तो इससे क्या होगी, रोचकता। कोई कोई क्या करते हैं कि बहुत टफ शब्द ले लेते हैं, उनको लगता है कि हम बहुत अच्छी भाषा लिख रहे हैं। इतना क्लिष्ट शब्द नहीं लेना है। देखिए जीवन क्या है, कौन आपको व्यक्ति सबसे अच्छा लगता है, जो बहुत सरल, बहुत सहज, अपनी चीजों को बिना
लगाए, किसी चीज से बिना उलझाए, आपको एक अच्छा रास्ता दिखाए, जो डायरेक्शन दिखाए, वही अच्छा लगता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे में जब आपने शब्द को चुना है, तो एक तो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होने चाहिए, जो वहां लिखना चाह रहे हैं वही भाषा, एडजेक्ट वही शब्द आप चुनिए। मतलब वो शब्द ऐसा ना हो कि आप कुछ और कहना चाह रहे हैं, कुछ और शब्द आपने ले लिया। पहली गलती ये नहीं करनी। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि आपकी जो भाषा शैली है वो सरल होनी चाहिए, जो आपने शब्द लिए हैं वो काफी सरल होनी चाहिए, जो अंडरस्टैंडिंग हो, कोई आम आदमी उसको पढ़ के समझ सके, ये आपका भाषा होनी चाहिए। और लिखने का जो शैली है वो अच्छी होनी चाहिए। तो यही 3-4 चीजें हैं जो एस्से में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसको विशेषता इसकी देखते हैं हम एस्से की। विशेषता देखिए क्या है। एक तो आपका मैंने बताया कि केंद्रित सब्जेक्ट होता है, मतलब सेंट्रल थीम होता है, जहां आप पूरा ऐसे लिखेंगे, पूरा का पूरा उस ऐसे जो है वही एक थीम पर होना चाहिए, कहीं भी भटकाव नहीं होना चाहिए। हम 1000 से 1200 शब्द लिख रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि हम बीच में भटक जाए और थीम ही एकदम हट जाए। सबसे पहले तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा इसका। ये तब होगा जब हमने उस थीम को बहुत अच्छे से समझा है, और शुरू में जो है हमने इसके लिए 10 मिनट कम से कम दिया है कि हम लिखने से पहले जो है 10 मिनट उस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं इसको, प्रोसेस को, कि आपने 10 मिनट पहले उसको जो भी थॉट आ रहा है आपके मन में, रैंडमली कोई थॉट आएगा कि हमको जो है, मान लीजिए एक सब्जेक्ट हमने चुना, तो हमें हो सकता है कि हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हों, तो हमको क्या करना है, रफ पेज में उसको लिख लेना है, लेकिन देखना है फिर उसके बाद कि वो सेंट्रल थीम जो है उसी से रिलेटेड है। तो आप उसको देखेंगे तो इससे समझ में आएगा। जब हम लोग एस्से का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हम ये बहुत जरूर बताएंगे, लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट है उससे हमको डाइवर्ट नहीं होना है। पूरे एस्से में आप पीछे मुड़ के देखिए, जैसे आप लिखते आगे, फिर एक बार दिमाग में आपको जो शीर्षक दिमाग में है, हमेशा शीर्षक को देखिए, आप उससे भटक तो नहीं रहे हैं। जैसे हम आंसर लिखते तो हम हमेशा क्वेश्चन को देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है और हम कुछ और लिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप भटके तो वही 0 नंबर और जो 25-30 नंबर होता है वही संभावना बनती है। दूसरी चीज हो गई आपकी संरचना, स्ट्रक्चर कहते हैं संरचना। ये क्या होता है आप सब जानते हैं, ये सब तो आप लोग जान ही रहे हैं। इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन। ये जो है आपका तीनों जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। मान लीजिए आपने इंट्रोडक्शन दिया है, तो इंट्रोडक्शन से जो है आपका मेन बॉडी जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि इंट्रोडक्शन अलग हो गया, मेन बॉडी से जुड़ा नहीं। तो आप जो लास्ट वर्ड खत्म करें, जो सेंटेंस, उसको आप उसके बाद उसी सेंटेंस से जुड़ा हुआ चीज आप आगे से शुरू करें। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुरू और लास्ट जो है ये सबसे पहले देखते हैं। तो आप देखें कंक्लूजन में वही होना चाहिए जो ओवरऑल आपने कहा है, उसको कैसे आपने एक निष्कर्ष के रूप में कम शब्दों में बहुत अच्छे से दिया है ताकि वो समझ जाए। तो ये देखेंगे कि हम लोग इस पर विस्तार से बताएंगे, निबंध के थ्रू बताएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जब हम एस्से को उठाएंगे, उसका इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी बताएंगे और कंक्लूजन, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि ये एक दूसरे से जो है बिल्कुल कॉम्पैक्ट होना चाहिए, अलग अलग नहीं लगना चाहिए। कि किसी आदमी का अगर ऐसा कहा जाए कि उसका हाथ की जगह पैर दे दिया जाए, नाक की जगह आंख दे दिया, कैसा लगेगा? तो ये चीजें नहीं, अरेंज होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा लगे आपको कि जहां पे इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन बहुत प्रभावशाली है, मेन बॉडी बहुत प्रभावशाली है, निष्कर्ष बहुत प्रभावशाली, लेकिन ऐसा ना लगे कि जहां निष्कर्ष होना चाहिए वहां पे इंट्रोडक्शन आ गया, जहां पे इंट्रोडक्शन होना चाहिए वहां मेन बॉडी आ गई। तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है आपका, यहाँ पे जो है आपका एक पर्सन का जो है पर्सनालिटी पता चल जाती है, मतलब पूरा व्यक्तित्व का एक झलक मिलता है आपको। मैंने बोला कि 300 नंबर और 250 नंबर यूपीएससी में जो दिए हैं एस्से का, अब बीपीएससी में 300, तो ये क्यों दिए होंगे? ये पूरी की पूरी पर्सनालिटी, क्योंकि हम छोटे छोटे आंसर लिखते हैं तो उसमें आपका बहुत ज्यादा सोच सामने नहीं आता, लेकिन इसमें आपकी पर्सनालिटी समझ में आ जाती है। आपका जो है सोच, पर्सन का देखिए इसकी सोच क्या है, आखिर वो किस तरह का विचार रखता है, वह व्यक्ति विचारवान है, वो सोसाइटी के लिए सोचता है, कंस्ट्रक्टिव सोच है, डिस्ट्रक्टिव सोच है, ये समझ में आ जाएगा आपको। फिर उसके बाद आपका जो है इसके दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव क्या है, मतलब इसका दृष्टिकोण है किसी चीज को देखने का, ये कैसा है, मतलब हमारा क्या हो सकता है दृष्टिकोण, नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। तो हम
हमारे जीवन में दोनों सारी चीजें हैं, हमारे अंदर कुछ नेगेटिविटी भी है, कुछ पॉजिटिविटी भी है। लेकिन एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए कि अगर हम धीरे धीरे अपने नेगेटिविटी को कम करें और पॉजिटिविटी को बाहर आए तो एक संतुलित व्यक्ति के रूप में हमारा विकास हो सकता है। तो हम जो है किसी चीज को कैसे देखते हैं, हमारा दृष्टिकोण कैसा है, इससे समझ में आ जाता है आपका। फिर उसके बाद भाषा शैली, ये मैंने आपको बताया कि भाषा सरल हो, सहज हो, जो लोगों को समझ में आ जाए। ये आपका जो है ये पूरा आपका बता देता है स्ट्रक्चर, मतलब जैसे आपने लिखना शुरू किया। फिर हम देखते हैं कि रोचकता, मतलब हम क्या करते हैं कि जो हमारे कॉपी चेक करने वाले हैं, मतलब पाठक एक तरह से क्या है, वो जो कॉपी चेक करते हैं, हम लोग लिखते हैं, वो पढ़ते हैं आपके ऐसे को। तो जो कॉपी चेक करने वाला जो एग्जामिनर है, मतलब जो हमारी कॉपी को देख रहे हैं, उसके मन में क्या हो, रोचक हो चीजें, मतलब ऐसा हम लोग प्रस्तुत करना चाहते हैं कि वो उस चीज को पढ़े, ऐसा नहीं लगे कि हमारा इंट्रोडक्शन पढ़ा और आगे वो बढ़ने की ही इच्छा नहीं हुई। तो इसको क्या है, हमको रोचक भी बनाना है, प्रस्तुतिकरण को शानदार भी बनाना है। ये कैसा होगा, मैंने बताया प्रस्तुतिकरण जो है ये रोचक कैसे होगा, प्रस्तुतिकरण आपका बहुत अच्छा हो, भाषा शैली पर पकड़ बहुत अच्छी हो, और अरेंज हो, मैंने बताया क्रमबद्ध हो, संतुलित हो। मतलब आप सोचिए कि हम जो है इनको कहते हैं कि हमारा ऐसे आप पढ़िए और हमें स्कोर दीजिए, मतलब हमको अच्छा स्कोर मिलना चाहिए। तो आखिर वो कैसे देंगे, आप कभी उनकी मानसिकता को समझिए। आपको अगर कहा जाए कि आप किसी का कॉपी चेक करके अच्छा नंबर दो, तो आप बिना बायस हुए, आप उस व्यक्ति से कभी नहीं मिले हैं, उस व्यक्ति को आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, आप सिर्फ कॉपी आपकी उनके सामने है जिसमें से जिसके आधार पर उन्हें जज करना है। तो आप क्या सोचेंगे कि कितना रोचक हो, कितना अच्छा प्रस्तुतिकरण हो, उसके अंदर कितना इंटरेस्ट जगा दे, हम कितना मोटिवेट कर दें उस व्यक्ति को कि हमारा पूरा ऐसे पर है, और जब पूरा ऐसे पर है तो एक लगे कि हाँ किसी ने लिखा है उसको। तो इस तरह का चीज करने के लिए आपको इस तरह सब कुछ आपके अंदर ये होनी चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो शानदार होनी चाहिए, मतलब आपका एक एस्से राइटिंग जो है बिल्कुल शानदार हो, बिल्कुल जबरदस्त टाइप का लगे कि वाह क्या लिखा है, ऐसा लगे किसी को कि वाह कितना अच्छा लिखा है। तो बताइए आपको नंबर क्यों नहीं 160 दे देंगे वो। तो ये पढ़िए और ऐसा लगे कि पढ़ते ही रह जाए, वो कॉपी से आपका हटे ही नहीं। तो आपने एक छाप छोड़ दिया, आप सामने नहीं है। जैसे हम अपने व्यक्तित्व से किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये दूसरी क्वालिटी है। हम हो सकता है कि सामने आए तो बहुत ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस हो जाएं, लेकिन आप अपने कॉपी के माध्यम से, आप अपनी राइटिंग के माध्यम से उस व्यक्ति पर अपना एक छाप छोड़ना चाहते हैं कि मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूं, मैं ऐसे सोचता हूं, मेरा जो सोचने का तरीका है बहुत संतुलित है और मैं बहुत अच्छा एक एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता हूं। ये आप उनके अंदर देते हैं अपनी राइटिंग के थ्रू। तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। आपका उद्देश्य क्या है, ये जो निबंध लिखते हैं उसका उद्देश्य यही है ना कि सबसे पहले कि आप जो एक विषय चुनते हैं, एक विषय पर पूरी जानकारी आप उनको देते हैं, पूरी जानकारी कि आपको उस विषय के बारे में जानकारी है। पहला जो आसान सा चीज है कि हम जानकारी देते हैं, और हमका जो मेरा जो प्रस्तुतिकरण होना चाहिए वो बहुत रोचक है। उसके बाद हम उसको प्रेरित करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं ऐसे के माध्यम से कि तुम मेरा ऐसे पढ़ो। उसको हम प्रभावित ही करना चाहते हैं कि आप जब पढ़िए तो मुझे इतने मार्क्स, अच्छे मार्क्स आने चाहिए। तो इन सब चीजों को जब आपकी जो आपको नहीं जान रहा है फिर भी आपके बारे में पढ़ रहा है और आपको मार्क्स देना है, तो आप समझिए कि आपको एक कैसा माइंडसेट बनाना होगा। अब अपने माइंड को ही सोचिए कि हमको कैसा लिखना होगा और इस प्रकार से खुद को तैयार कीजिए। तो सबसे पहले आप लिखने की जब कला शुरू करते हैं, जब ऐसे राइटिंग जब शुरुआत की मैं बता रही हूं, तो आप कैसे करेंगे। एक तो आपने जो विषय चयन करते हैं उसकी आपको सुस्पष्ट जानकारी हो। ऐसा रैंडमली आप कभी भी चयन ना करें। आपको जो भी विषय लगे कि हमको उस पर बहुत अच्छे से जानकारी है और मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूँ 1000 से 1200 वर्ड तक, मतलब शब्द तक, तो बहुत अच्छे से आप उसको डील कर सकते हैं। और साधारण हो भाषा आपकी, लेकिन बहुत प्रभावशाली होनी चाहिए। मैंने बोला क्रमबद्धता होनी चाहिए, मीन्स आपने जो आपके विचार हैं ये तार्किक हो और एक क्रमबद्ध हो। तार्किक के साथ साथ क्या हो, क्रमबद्धता भी उसमें हो, लॉजिक हो, गहराई मैंने बताया, लॉजिक बताया, और क्या हो वो क्रमबद्ध भी हो।
आपका दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए। देखिए, दो तीन तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो बिल्कुल उनका सब कुछ को देखने का नजरिया बिल्कुल पॉजिटिव होता है, वो हर चीज को बहुत पॉजिटिव तरीके से, आप उनसे मिलेंगे तो खुशी होगी, आपको लगेगा कि वाह क्या शानदार व्यक्ति से मिले हैं। दूसरा होता है जो बहुत नेगेटिव होते हैं, और इतना नेगेटिव होते हैं कि हर चीज को जो है, हर चीज के उसको नेगेटिविटी का वो दिखता है। और तीसरा वो होता है दोनों में से कहीं नहीं होता, बहुत ढुलमुल टाइप का होता है, जब इधर आए तो उधर हो गए, उधर आए तो उधर। तो इस तरह का नजरिया आपको नहीं अपनाना है। आपको एक संतुलित बैलेंस नजरिया अपनाना है कि एक स्पष्ट दृष्टिकोण आपका पता चले, किसी भी सब्जेक्ट को लेके आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव है और बहुत रैशनल है, ये समझ में सामने वाला को आना चाहिए। फिर आप जब तक उदाहरण और तथ्य, मैंने कहा था फैक्ट्स देने पड़ेंगे, एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, डेटा देने पड़ेंगे, तभी जाके आपका जो है वो एस्से बहुत कारगर सिद्ध होता है। तब आप उसकी गहराई को, व्यापकता के साथ साथ आप उसकी गहराई को, उसकी लॉजिक, रैशनल पार्ट को बता पाते हैं। तो इस प्रकार से हम एक एस्से का चयन जब करते हैं तो हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए, मैंने कहा सुस्पष्ट होना चाहिए, विषय आपको जानकारी उसके बारे में बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, साधारण भाषा शैली, साधारण हो लेकिन बहुत प्रभावशाली, साधारण मतलब सहज हो, जो समझा सके उस भाषा से, वो होना चाहिए। बहुत कठिन शब्द की जरूरत नहीं है वहां पे, बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, इतना कलात्मक ना बना दें कि वो पचे ही नहीं कि क्यों ऐसा लिखा गया है, पढ़ पाए वैसा होना चाहिए, और रोचक भी होनी चाहिए। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर क्रमबद्धता हो, विचारों को कैसे हम तार्किक और क्रमबद्ध रूप से देते हैं। फिर आपका दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। फिर उदाहरण और तथ्य मीन्स तर्क जो है आपका उसमें बहुत अच्छा होना चाहिए और उदाहरण देना चाहिए ताकि जो लगे वो बहुत तार्किक है ये। तो इस प्रकार से हम एस्से को देख सकते हैं। अब अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि टाइप्स ऑफ एस्से, कितने प्रकार के एस्से होते हैं और उसको हम किस किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ एस्से और आपसे कैसे यूपीएससी में सवाल या बीपीएससी में किस किस टाइप्स के पूछे जा रहे हैं, उसको जोड़ने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।